क्लास 11 मॉडल पेपर सोल्यूशन वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है ना, इसको पहले स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जाता था, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को लेटिन में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को लेटिन में हम लोग स्टेटस कहते थे, और इटालियन में स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टा कहा जाता था, और जर्मन में स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक कहते थे, ठीक है। मतलब स्टैटिस्टिक्स का 3 नाम था। फिर बाद में स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये तीनों वर्ड से 1749 में, ठीक है, 1749 में आते हैं गॉटफ्राइड आर्केनवॉल, और ये आकर के बोलते हैं कि भैया तुम लोग ये वर्ड से अब स्टैटिस्टिक्स को नहीं बुलाओगे, अब इसका नाम होगा स्टैटिस्टिक्स। और इसीलिए गॉटफ्राइड आर्केनवॉल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग का ये भी क्लियर हो गया कि स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है, गॉटफ्राइड आर्केनवॉल। 1749 में उन्होंने वर्ड स्टैटिस्टिक्स दिया था। स्टैटिस्टिक्स वर्ड से पहले स्टैटिस्टिक्स को लैटिन में स्टेटस, इटालियन में स्टैटिस्टा और जर्मन में स्टैटिस्टिक कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ से भी एमसीक्यू बनने के चांसेस है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंस में पढ़ा जा सकता है, ठीक है। पहला सेंस है सिंगुलर और दूसरा सेंस है प्लूरल, ठीक है। तो हम लोग को सिंगुलर सेंस पढ़ना है ना। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है प्रोसेस, या तो स्टैटिस्टिकल मेथड। देखो, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट डेटा। स्टैटिस्टिक्स में ना डेटा का स्टडी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि भारत का जनसंख्या 2011 में 121.08 करोड़ था, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक डेटा है, और वो डेटा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। मतलब डेटा का स्टडी, वो डेटा जिसका हम कंपेयर कर सकते हैं, उसका स्टडी हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। स्टैटिस्टिक्स को प्यार से शॉर्ट में स्टैट्स भी कहा जाता है, और स्टैट्स वर्ड का मतलब क्या होता है, डेटा ही तो होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है ना, ठीक है। तो डेटा कहाँ से आएगा, तो डेटा को स्टैटिस्टिकल मेथड से लाया जाता है। तो देर आर टोटल 5 स्टैटिस्टिकल मेथड। सो द वेरी फर्स्ट मेथड इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, और उसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये 5 स्टेप्स होती हैं स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले डेटा को क्या किया जाता है, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज यानी कि सजाया जाता है, फिर डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, फिर इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा तो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी कहा जाता है। एनालिसिस भी होता है, लेकिन फोरकास्टिंग ऑफ डेटा नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग फोरकास्टिंग ऑफ डेटा कहाँ लिखे थे, यहाँ पे नहीं लिखे थे ना। इसका मतलब फोरकास्टिंग ऑफ डेटा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग ऐसे करेंगे, एक क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारा डेटा पढ़ लेंगे, ताकि मतलब एग्जाम के लिए भी वो सफिशियंट रहे, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप नोट भी करते जाएंगे कॉपी में, आपका एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो द सेकेंड क्वेश्चन की श्याम मेक्स फर्नीचर, श्याम फर्नीचर बना रहा है, तो श्याम कौन होगा, ऑब्वियसली श्याम प्रोड्यूसर होगा। जो सामान को बनाता है वो कौन होता है,
प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा, वो पर्सन जो डेटा को कलेक्ट करता है वो कौन कहलाता है, वो एन्यूमरेटर कहलाता है, ठीक है, ठीक है। इसी को कलेक्टर भी कह सकते हैं और इसी को इन्वेस्टिगेटर भी कहा जा सकता है। ऑप्शन में इन्यूमरेटर की जगह पे कलेक्टर भी हो सकता है और इन्वेस्टिगेटर भी हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डेमोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। सो द टॉपिक इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है पता है, जनसंख्या, जनगणना करना, इसी को सेंसस भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो आपको पता है पहला जनगणना कब हुआ था? हम आज़ादी के बाद का नहीं बात कर रहे हैं, हम पहला जनगणना का ही बात कर रहे हैं। भारत में पहला जनगणना 1872 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट सेंसस जो है वो 1872 में हेल्ड हुआ था और इस समय के वॉयसरॉय कौन थे? इस समय के वॉयसरॉय थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। यानी कि लॉर्ड मेयो के लीडरशिप में 1872 में भारत का पहला डेमोग्राफिकल सेंसस हुआ था। लेकिन अच्छा, इस समय पॉपुलेशन कितना आया था पता है? जनगणना हुआ तो पॉपुलेशन आया होगा 36,10,88,090, ये पॉपुलेशन था उस समय का। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो है वो पहला जनगणना हुआ था 1951 में, ठीक है। 1951 में हुआ था जनगणना। ओके, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये जो पॉपुलेशन है ना, ये एक्चुअली 1951 का है। मतलब 1872 का डेटा तो एग्जैक्ट नहीं पता है, बट 1951 का ये डेटा था, ठीक है। मतलब 1951 में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेंसस हुआ था उसका ये डेटा था, है ना। और अगर हम बात करें कि द मोस्ट रीसेंट सेंसस, मतलब भारत का जो अभी हाल फिलहाल जो जनगणना हुआ है वो कब हुआ है? लास्ट 2011 में हुआ है। इसके बाद 2021 में होने वाला था, क्योंकि जनगणना हर एक 10 साल में होता है ना। जो सेंसस होता है वो आफ्टर 10 ईयर कंडक्ट किया जाता है, हर एक 10 साल में। तो 2021 में ड्यू टू कोरोना रीजन नहीं हुआ था, ठीक है। तो 2011 के बारे में ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 21 में तो हुआ ही नहीं ना, ठीक है। तो 2011 में जो जनगणना हुआ था, ठीक है, ये 15th सेंसस था, मतलब 15वां जनगणना था। अगर हम बात करें 1872 से, तो ओवरऑल ओवरऑल अगर हम बात करें तो 15वां जनगणना था। लेकिन आज़ादी के बाद का बात करें, मतलब आज़ादी के बाद टोटल ये 7वां जनगणना था, 7th सेंसस था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस 2011 में 7th सेंसस हेल्ड हुआ था और ओवरऑल बात करें तो 15वां सेंसस था 2011 वाला, ठीक है। पॉपुलेशन कितना निकल के आया? तो हम सबको पता है कि पॉपुलेशन जो था वो 121.08 करोड़ पॉपुलेशन था, ठीक है, जो कि 17.5% था वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ठीक है। पूरा दुनिया का जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या सिर्फ भारत में ही था। 2011 का बात कर रहे हैं हम। 2011 से पहले जनगणना कब हुआ होगा? 2001 में। तो 2001 से 2011 में कितना परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था? तो 17.7% पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुआ था, ठीक है। अगर हम एक डिकेड का बात करें तो डिकेड मीन्स 10 ईयर, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर, ठीक है। अगर हम लिटरेसी का बात करें, अगर हम लिटरेसी का बात करें अगर हम लिटरेसी का बात करें तो 73% पॉपुलेशन जो थे वो एजुकेटेड थे, है ना, 2011 के टाइम में। तो ये कुछ डेटाज है जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि आज़ादी के बाद जो जनगणना हुआ था वो 1951 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रुपिंग ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पे अगर डेटा को बांटा जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे?
उसको हम लोग बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को बांटा जाए तो वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर क्वालिटी के अकॉर्डिंग डेटा को हम बांटते हैं तो उसको हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम डेटा को बांटते हैं तो उसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और अगर प्लेस या ज्योग्राफी, ठीक है, अगर स्थान के आधार पे हम डेटा को बांटते हैं तो उसको हम सैपिटल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये चार चीजों को हम लोग यहीं पे देख लिए, लपेट दिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मिड पॉइंट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमको पता है कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 5 और 6, ठीक है, 6 या फिर 0 to 10 ही ले लेते हैं, 0 to 10। यहाँ पे क्लास इंटरवल है 0 to 10 और इसका हमको मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, है ना। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का एवरेज, दोनों को 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10/2 यानी कि 5 आएगा। तो 5 इसका क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट या तो मिड वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो जो अपना मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो होता है द एवरेज ऑफ हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास, ठीक है। मतलब हायर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज यानी कि 2 से डिवाइड करके अगर हम जो निकालते हैं उसी को अपन कहते हैं मिड पॉइंट। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रेंज क्या होता है? व्हाट डज रेंज मीन्स? तो रेंज क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सीरीज में हम कोई नंबर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और अगर हम कहेंगे कि आप इसका रेंज निकालिए, ठीक है, तो रेंज क्या होता है पता है? रेंज को निकालने के लिए जो इसका जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो 30 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है मिनिमम नंबर से, यही इसका रेंज होता है, ठीक है। बड़ा ही आसान है। तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो होता है उसको रेंज कहते हैं, मतलब परास कहते हैं, हिंदी में रेंज को परास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाई डायग्राम क्या है? तो पाई डायग्राम जो है वो 1D है, वन डायमेंशनल डायग्राम है, मतलब यूनी डायमेंशनल डायग्राम है, ठीक है। बाई डायमेंशनल मतलब 2D और ट्राई डायमेंशनल मतलब 3D, ठीक है। तो पाई डायग्राम जो होता है वो अपना 1D होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी फाउंड बाय हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम के हेल्प से क्या निकाला जाता है? तो हिस्टोग्राम के हेल्प से मोड निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर्कल इन अ पाई डायग्राम इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स। हमको पता है कि पाई डायग्राम का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसल आउट, तो यहाँ पे आएगा 3.6 डिग्री एज अ आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कैलकुलेट मोड फ्रॉम द गिवन डेटा। मोड निकालना है। मोड मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। मोड जो होता है वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है। देख लो 26 हुआ है सबसे ज़्यादा बार रिपीट, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स यही रिपीट हुआ है, तो मोड अपना 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वार्टाइल क्या होता है? हम सबको पता है कि जो मीडियन होता है वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है ना। लेकिन जो क्वार्टाइल होता है ना वो डेटा को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है। क्वार्टाइल डेटा को 4 इक्वल पार्ट में बांटता है, तो आंसर अपना हो जाएगा इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन? इनमें से कौन सा मीडियन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो क्या है कि इट डिवाइड्स डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो यही हो जाएगा 13 का, तो यही हो जाएगा कि जो मीडियन होता है वो, अभी ना बताएं कि मीडियन जो होता है वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। कैलकुलेट द रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा। रेंज अभी बताएं, रेंज क्या होता है? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस, मतलब 150 में आप 20 को घटा दो, क्या आएगा? 130। सो 130 इज आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? अब इन इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा हमको समझना। तो देखते हैं इन इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर होगा लॉरेंज कर्व, ठीक है। मतलब जो लॉरेंज कर्व होता है ना वो इन इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि समझेंगे नहीं तो फिर रटने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इन इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
ठीक है। जैसा कि हम सबको पता है कि किसी भी देश में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली नहीं होता है। मतलब जैसे अगर हम कहते हैं कि अपना जो भारत है उसके पास बहुत पैसा है, मतलब इंडिया में बहुत पैसा है, ठीक है। लेकिन अगर वो पैसा सबके पास इक्वली डिवाइड होता तो क्या कोई गरीब होता? बिल्कुल नहीं होता। है क्या एक्चुअली में है ऐसा कि किसी कम्युनिटी के पास यानी किसी वर्ग के पास ज़्यादा पैसा है और किसी वर्ग के पास कम पैसा है। तभी तो अमीर और गरीब का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। तो इसीलिए लॉरेंज कर्व के थ्रू हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अपना इनकम होता है, ठीक है, यहाँ पर इनकम होता है और यहाँ पे होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है। ये जो दर्शाता है, ये जो जो स्ट्रेट लाइन होता है 45 डिग्री में जो बनता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये दर्शाता है परफेक्ट इक्वालिटी को। परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब होता है कि अपने देश में जितना पॉपुलेशन है सब में इनकम इक्वली इक्वली बांटा गया है, बट ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कर्व बनाते हैं ऐसे, और यही कर्व कहलाता है लॉरेंज कर्व। ये जो कर्व है ये कहलाता है लॉरेंज कर्व, ठीक है। और ये कर्व परफेक्ट इनइक्वालिटी का जो लाइन है, ठीक है, और ये जो कर्व है इसके बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा इनइक्वालिटी उतना ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? मतलब कि ये लाइन के बीच में और ये कर्व के बीच में ये जो गैप तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये गैप जितना ज़्यादा होगा, देश में गरीबी या अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव उतना ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना? तो जो इनइक्वालिटी कर्व जो लॉरेंज कर्व होता है वो इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग को ये भी क्लियर हो गया कि इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लॉरेंज कर्व दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, इसका हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो चलो देखते हैं कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। हम्म। तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो सारे क्वेश्चन को x मान लो, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सबसे पहले ना अभी हम लोग को इसका मीन निकालना पड़ेगा। हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं हमको एक्स बार चाहिए, ठीक है, और एक्स बार मतलब क्या होता है, मीन तो होता है। एक्स बार का मतलब क्या, मीन होता है, तो हमको मीन निकालना पड़ेगा। मीन का मतलब क्या होता है कि सभी नंबर को जोड़ दो, तो आप सबको ऐड करेंगे तो 30 आएगा, अपॉन टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, काटेंगे तो 6 आएगा। मतलब जो मीन है वो 6 आ गया अपना। ठीक है, बट हमको क्या चाहिए, हमको x माइनस एक्स बार चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे x माइनस एक्स बार निकालेंगे पहले। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार मतलब कि जो x है, मतलब क्या है यहाँ पे x 4 है, 4 में हमको 6 माइनस करना है, तो क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2। मतलब यहाँ पे जितना भी नंबर्स है ना, सभी नंबर्स को हमको 6 में माइनस करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब क्या हमको करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो हमको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, वैसे ही 0, 1, 4। अब हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने से हमको मिलेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 4, 4, 8, 9, 10, 10 मिलेगा मेरे को। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, है ना। ऊपर का वैल्यू कितना आ गया, 10, नीचे क्या एन, एन का मतलब टोटल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 आ गया। यानी कि 5 को 10 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में √2, और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, आंसर में है 1.414 होता है। ठीक है, अच्छा आप लोग इसको याद रखो कि रूट का वैल्यू, √2, √3 का वैल्यू क्या होता है। जैसे √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 होता है। √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है। तो ये सब जो है ना वैल्यूज को याद रखना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे काटने के बाद √3 आ जाता, तो आपको √3 का वैल्यू पता होना चाहिए ना, 1.732 होता है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये डायग्राम क्या दर्शा रहा है? तो ये डायग्राम दर्शा रहा है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन को। ठीक है। अब क्या होता है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन? तो चलो थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ठीक है, हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे कोरिलेशन, चैप्टर का नाम था कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन ना दो नंबर के बीच का रिलेशन बताता है। कोरिलेशन दो नंबर के बीच का क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? जब जो अपना ग्राफ है इसका डॉट ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव को रिलेशन, या इसी को हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और एक होता है कि इसमें भी पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है बट सिंगल लाइन में ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन ना ये परफेक्ट पॉजिटिव है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इसी को कहते हैं। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे सिंगल लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव तो होगा ही क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल लाइन है इसीलिए। समझ में आया? तो नेगेटिव कोरिलेशन कैसा होगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अगर लाइन नीचे की तरफ आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। नो कोरिलेशन क्या होता है? जिसमें हमको पता ही ना चले कि नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। जैसे देखो गोल है पूरा, हमको पता चल रहा है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, नहीं नहीं, तो ये कहलाता है नो कोरिलेशन। इसको अपन कहते हैं नो कोरिलेशन, और ये कहलाता है नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन हम लोग पढ़े थे, जिसका वैल्यू +1 और -1 के बीच में होता है, बताए थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज प्राइस इंडेक्स मेजर। प्राइस इंडेक्स जो है वो क्या मेजर करता है? तो क्या मेजर करता है प्राइस इंडेक्स? एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ करेंट ईयर इन कंपेयर टू द बेस ईयर। मतलब हम पढ़ाए थे ना बेस ईयर और करंट ईयर के बारे में। देखो बेस ईयर क्या होता है? जिस साल से हम तुलना कर रहे हैं, और जिस साल का तुलना कर रहे हैं वो करंट ईयर होता है। जैसे मान लो अभी चल रहा है 2025, तो 2025 हो गया करंट ईयर, और 2025 का तुलना मान लो हम कर रहे हैं 2010 से, तो 2010 क्या कहलाएगा? बेस ईयर। बेस ईयर को हमेशा 0 से दिखाते हैं और करंट ईयर को हमेशा 1 से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 2010 में मान लेते हैं चावल, चलो 2010 में चावल का कीमत था 20 रुपए किलो, और 2025 में चावल का कीमत है 60 रुपए किलो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कीमत का तुलना कर रहे हैं, प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं ना। ठीक है, बेस ईयर का प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं करंट ईयर से, करंट ईयर का प्राइस का कंपैरिजन कर रहे हैं बेस ईयर से। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस इंडेक्स मेजर। ठीक है, जहाँ पर हम लोग एवरेज चेंज देखते हैं प्राइस में कितना हुआ था, किसका? करंट ईयर का। किसके कंपैरिजन में? बेस ईयर के कंपैरिजन में। बेस ईयर को 0 से दिखाते हैं, करंट ईयर को 1 से दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ परचेज विच वैल्यू इज टेकन एज वेट। अब चलो थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं आगे का भी हम लोग। ठीक है, एक चैप्टर था इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में हम 3 फॉर्मूला लिखवाए थे, और तीनों अलग अलग इंसान का फॉर्मूला था, अभी याद आ जाएगा। एक था पास्चेज फॉर्मूला, अगर याद आया हो तो। ठीक है, पास्चेज फॉर्मूला। ठीक है, पास्चेज के बाद आया था फिशर, फिशर्स फॉर्मूला, और ये दोनों से पहले आया था लेस्पेयर, लेस्पेयर्स फॉर्मूला। 3 जन थे, लेस्पेयर, पास्चेज और फिशर्स। ठीक है, तो लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या था? इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए लेस्पेयर का फॉर्मूला था प्राइस 01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q नॉट अपॉन सिग्मा P नॉट Q नॉट इंटू 100। पास्चेज का फॉर्मूला क्या था? P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P नॉट Q1 इंटू 100। और फिशर क्या किया था? दोनों का फॉर्मूला को मिला दिया था। मतलब इसका बड़ा सा रूट अंडर
सिग्मा P1 Q0, पहले ये वाला लेना है, ठीक है, फिर सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाई दिस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये तीनों फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। और अगर एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा तो आपसे एक चीज पूछेगा, जो भी पूछा है एग्जाम में आपका, बता देते हैं क्या। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या यूज कर रहा है। मतलब जो अपना लेस्पेयर का फॉर्मूला है ना, वो बेस ईयर को एज अ वेट यूज करता है, ठीक है। लेस्पेयर का जो फॉर्मूला है वो बेस ईयर को यानी कि जीरो को एज अ वेट यूज करता है। आप देखेंगे वेट मतलब नीचे नीचे आप देखेंगे क्या है, जीरो है, ठीक है। जो पास्ट ईयर्स का फॉर्मूला है ना, ये करेंट ईयर को एज अ बेस यूज करता है, करेंट ईयर को। अगर हम लोग क्वांटिटी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। करेंट ईयर यानी कि 1 करेंट ईयर को एज अ वेट यूज करता है। तो एग्जाम में मेरे से अभी क्वेश्चन पूछा क्या है मॉडल पेपर में, आप देखो यहाँ पे कि पास्ट ईयर्स का फॉर्मूला जो है वो किसको एज अ वेट यूज करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि जो पास्ट ईयर्स का फॉर्मूला है वो करेंट ईयर को एज अ वेट यूज करता है, ठीक है। तो करेंट ईयर ये रहा Q1, वेट में क्या यूज कर रहा है, पास्ट ईयर्स Q1 यूज कर रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे करेंट ईयर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगिन टू डेवलप इन इंडिया। भारत के अंदर लौह उद्योग और इस्पात उद्योग का विकास कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 20th सेंचुरी का बिगिनिंग में। अच्छा, 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है पता है, 1901 से लेकर के 2000 का जो साल होता है ना, उसको बोलते हैं 20th सेंचुरी, है ना। जैसे अगर हम पूछे कि 21st सेंचुरी क्या होता है, तो 21st सेंचुरी का मतलब हुआ, क्या हुआ, 2001 से लेकर के 2001 से लेकर के 2100 का जो साल है वो क्या कहलाएगा, वो 21st सेंचुरी कहलाएगा। तो अभी हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2025 तो इसी के बीच में आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। देखो इंडिया में 4 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ था, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, देखो हम समझा देते हैं, ठीक है। टॉपिक है डेमोग्राफिक, ये पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अपने देश में 4 फेज में हुआ था, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज। अभी हम बताएं कि डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या और ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि जनसंख्या में बदलाव। देखो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम था, बर्थ रेट ज़्यादा था, डेथ रेट भी ज़्यादा था, मतलब तेजी से लोगों का जन्म हो रहा था और तेजी से वो लोग मर भी रहे थे, ठीक है। इस फेज को हम लोग कहते हैं पहला फेज, स्टैग्नेंट फेज, यानी कि 1901 से लेकर के 1921 तक का जो फेज है ये पहला फेज था। दूसरा फेज था 1921 से लेकर के 1951 तक, ये दूसरा फेज था। यहाँ पर धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ रुका हुआ था, इसको कहते हैं स्टैग्नेंट फेज। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पे स्टडी ग्रोथ हुआ, मतलब धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1951 अब क्या हुआ, 1951 से लेकर के 1981 में तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा, एकदम तेजी से, ठीक है। इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गया, फट गया, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ा। और जो चौथा फेज है वो मतलब पोस्ट से 1981 से लेकर के पोस्ट अभी तक का जो फेज चल रहा है अपना, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि पहला स्टेज कौन सा था। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो पहला फेज तो था 1921 से पहले, 1921 से पहले का जो फेज था वो पहला था, ठीक है। तो 1921 के पूर्व यही हो जाएगा, बिफोर 1921, ठीक है अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन की ओर।
23rd क्वेश्चन कहता है कि द वर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया नेशनल प्लानिंग इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो भारत में पंचवर्षीय योजना चल रहा था, अभी तो नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब चल रहा था तो ये जो वर्ड है 5 ईयर प्लान, ये किस देश से लिया गया था? यूएसएसआर, है ना, सोवियत संघ से लिया गया था। टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ एक टैक्स होता है, ठीक है, टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है। कब लगता है ये टैक्स तब लगता है जब आप किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाते हो, तब इंपोर्ट जब आप करते हो तब लगता है टैरिफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्या है? व्हाट शुड बी द रीजन टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एस एस आई को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, क्या लगता है? तो पहला ऑप्शन है कि इसमें लेस कैपिटल लगता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि जो छोटा मोटा बिजनेस होता है उसमें बहुत ही कम पूंजी लगता है, तो बिल्कुल सही बात है, कम पूंजी लगता है। कैपेबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इससे रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है। हाँ ठीक है, बढ़ता भी है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? कैपेबल टू compete विथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, नहीं भैया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कभी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के तुलना में कंपेयर नहीं कर सकता है। ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता दोनों का कंपैरिजन। तो थर्ड वाला पॉइंट तो नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 तथा 2, 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 जो बात था वो सही था, ठीक है। तीसरा बात क्या था? गलत था। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम सब जानते हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से व्यापार करता है, उस समय उस व्यापार को सही ढंग से चलाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार होता है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, यानी कि 1995 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ठीक है, मतलब डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मेरा फेवरेट जगह स्विट्जरलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड था? तो हम सबको पता है कि 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था, NEP भी जिसको हम प्यार से बोलते हैं, इसमें 3 चीज़ आया था। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये तीनों आया था ना 1991 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एट प्रेजेंट आर इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर, रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, पब्लिक सेक्टर में कितनी इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था, मतलब कितना इंडस्ट्री को सरकारी इंडस्ट्री रखा गया था, सरकार के लिए छोड़ दिया गया था? तो 3 था, ठीक है। और वो 3 कौन कौन था? पहला था एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को कभी प्राइवेट नहीं किया जाएगा। दूसरा था रेलवे, रेलवे को भी प्राइवेट नहीं, पब्लिक रखा जाएगा, पब्लिक के लिए रखा जाएगा। और तीसरा था डिफेंस, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि अभी मात्र 2 ही है, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे, डिफेंस अब नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 2 नहीं दिया हुआ था, 3 था, इसीलिए हम 3 ही मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 रहेगा तो हम 2 ही मारेंगे, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट में 2 ही इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। पहला एटॉमिक एनर्जी है, दूसरा रेलवे है, ठीक है, डिफेंस नहीं है। लेकिन ऑप्शन में 3 है तो हम 3 ही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड राइट टू एजुकेशन एक्ट? शिक्षा का अधिकार सब किसी को है, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2009 में लॉन्च हुआ था। विच कंट्री इज सेड टू बी द बेस्ट यूजर ऑफ वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी? किस देश को कहा जाता है कि वो वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी के अंदर आता है, मतलब कि किस देश, कौन सा ऐसा देश है जिसका इकोनॉमी एजुकेशन पे निर्धारित है, मतलब उस देश का जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देता है, इस वजह से हम लोग बोलते हैं उसको बेस्ट यूज़र ऑफ वर्ल्ड नॉलेज इकोनॉमी, एंड वो देश आयरलैंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन कैपिटल के रिगार्डिंग कौन सा बात सही है? तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? एक इंसान का, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है, क्षमता जो होता है, ठीक है, अब वो नॉलेज हो सकता है, ज्ञान, वो एबिलिटी हो सकता है, क्षमता, वो पावर हो सकता है ना।
तो ये सब चीज़ आप जो देखते हैं ना, एक इंसान के अंदर जो नॉलेज होता है, जो एबिलिटी होता है, जो पावर होता है, उसी को अपन ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि ह्यूमन कैपिटल इज इनविजिबल। ऑब्वियसली किसी का नॉलेज को हम देख थोड़ी सकते हैं, ये इनविजिबल होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ए वाला सही है। इट इज इनकलकेटेड इन द माइंड ऑफ बियरर। मतलब जिस धारक का हम बात कर रहे हैं ये उसके दिमाग में होता है। बिल्कुल, नॉलेज, एबिलिटी, पावर सब कुछ तो माइंड से कंट्रोल होता है। तो ऑब्वियसली तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो माइंड के अंदर होता है, ये बात भी सही है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों। ठीक है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर आर दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से। ठीक है, दूध का प्रोडक्शन से। अब इसी बात पे हम आपको एक चीज, एक पॉइंट आपको बता देते हैं जो हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। ठीक है, रेवोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, फिर वैसे ही था व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, फिर था ब्लैक रेवोल्यूशन, फिर था पिंक रेवोल्यूशन, फिर था ब्राउन रेवोल्यूशन, फिर था ब्लू रेवोल्यूशन, फिर था गोल्डन रेवोल्यूशन, एंड उसके बाद था येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ठीक है, जिसमें उच्चतम क्वालिटी का सीड को अपनाया गया था, है ना, HYV सीड को अपनाया गया था। HYV सीड को अपनाया गया था, हाई यील्ड वैरायटी सीड को अपनाया गया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क से, डेयरी से संबंधित है। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोल से संबंधित है। ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन ओनियन से संबंधित है, प्याज से। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये लेदर, सॉरी क्या बोल रहा है, लेदर और कोको, जो अपना चॉकलेट बनता है ना कोको से, उससे संबंधित है। ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश से संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन ऑयल से संबंधित है, ये ऑयल से संबंधित है। ठीक है, वैसे एक था रेड रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन। ठीक है, रेड रेवोल्यूशन ये मीट से संबंधित था। ठीक है, वैसे था एक सिल्वर रेवोल्यूशन जो कि अपना एग से संबंधित था, अंडा से। ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन। तो ये कुछ रेवोल्यूशन है, इसको हम याद रखेंगे, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू। इको फ्रेंडली मतलब क्या होता है? बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, है ना। हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो क्या है? वो बायो कंपोस्ट फार्मिंग है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर तो नहीं यूज करना है, केमिकल पेस्टिसाइड्स भी हमको नहीं यूज करना है, और बिना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का फार्मिंग तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आज के टाइम में। इसीलिए हम लोग यूज करेंगे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, लेकिन वो अपना केमिकल फ्री होना चाहिए, वो बायो कंपोस्ट से में होना चाहिए। मतलब सड़ा हुआ सब्जी हो सकता है वो, है ना, फलों का जो छिलका है उससे हो सकता है, गाय का गोबर से हो सकता है। ठीक है, जैविक खाद जिसे हम कहते हैं, बायो कंपोस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द लेबरर्स ऑफ इंडिया। भारत में जो ज्यादातर लेबर है वो किस क्षेत्र से आते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो किस क्षेत्र से आते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। टर्सरी सेक्टर सर्विस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर कॉल्ड, जो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करते हैं वही ना होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक, डेली वेजेस वर्कर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेस। रीन्यूएबल मतलब क्या होता है? जिसको फिर से उगाया जा सके, है ना, वैसा रिसोर्स। तो ट्री बिल्कुल है, फिशेंसी बिल्कुल है, फॉसिल फ्यूल बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? तो हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण से संबंधित है। हिमालय का जो गढ़वाल रीजन था, वहां की जो महिलाएं थी वो पेड़ से चिपक करके पेड़ को बचाने के लिए चिपको मूवमेंट को चलाई थी, तो उसी से वो संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीजन है वो क्या है? तो हम सब जानते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस के कारण हो रहा है।
तो बेसिकली क्या है कि जो अपना अर्थ है, ठीक है, ये जो अपना प्यारा सा अर्थ है, इसके चारों तरफ एक लेयर आ गया है गैसेस का, ठीक है। और ये जो गैस है ये नन अदर देन ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हम ह्यूमन से निकालते हैं, CO2, ठीक है। उसके बाद होता है अपना मीथेन, CH4। उसके बाद फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिससे AC से निकल रहा है, आपका फ्रिज से निकल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। तो ये सब जो है ना, ये सब ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। और ये सब गैस मिल करके यहाँ पर एक परत बना दी, एक लेयर बना दिया है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है? इससे हो ये रहा है कि जैसे अपना सन है, ठीक है, तो सन से सन का रे आ रहा है, तो अंदर तो आ जा रहा है सन का रे, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। समझ रहे हो? अंदर आ जा रहा है बट बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो अंदर ही रह जा रहा है गर्मी। और जो एटमोस्फेयर है, मतलब जो वातावरण है, वो पूरा गर्म हो जा रहा है। इसलिए तो गर्मी बढ़ रहा है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो है अपना बेसिकली ग्रीन हाउस गैस से ही बढ़ रहा है। और देखो ना, हम लोग पेड़ को काट रहे हैं। पेड़ जो होता है वो CO2 को क्या करता है? पेड़ जो है वो CO2 को एब्जॉर्व कर लेता है और बदले में हमको ऑक्सीजन देता है। तो हम पेड़ को काट देंगे तो सारा CO2 को कौन करेगा एब्जॉर्ब? समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस गैस से ही बढ़ रहा है। और कुछ ग्रीन हाउस गैसेस का नाम हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। द कम्यून स्टार्टेड इन द रूरल एरिया ऑफ चाइना इज रिलेटेड टू कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। कम्यून जो था वो चाइना में कलेक्टिव फार्मिंग के लिए स्टार्ट हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ HDI। HDI क्या है? तो HDI नन अदर देन ये है डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको प्यार से शॉर्ट में हम HDI बोलते हैं। क्या होता है इससे? तो बाबू 3 बेसिस पर, हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च, ये 3 बेसिस पर हम लोग ये पता लगाते हैं कि कौन देश आगे है। हेल्थ, एजुकेशन, मतलब किस देश का हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च, ये तीनों जो है चरम लेवल पर है। किस देश में ये तीनों टॉप लेवल पर है? तो किस देश पर है टॉप लेवल पे, पता है? तो अगर हम लोग बात करें कि नंबर 1 पे कौन है, तो वही अपना प्यारा, मेरा फेवरेट, स्विट्जरलैंड, ठीक है। जो स्विट्जरलैंड है अपना, वो टॉप नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ HDI कौन सा देश टॉप नंबर पर है? तो स्विट्जरलैंड है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको देखना है ना। तो अगर हम बात करें चाइना का, तो चाइना जो है अपना, चाइना का 75th रैंक है टोटल। इसमें 193 कंट्री को हम देखते हैं, तो 193 कंट्री में 75 नंबर पे चाइना आता है कि उस चाइना का हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च डेवलपमेंट के मामले में। अब हम बताते हैं आपको नेपाल का, ठीक है। तो नेपाल 145th नंबर पे आता है, नेपाल 145th नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान जो है अपना लड़का जो है वो 168th नंबर पे आता है, ठीक है। और उसके अब्बा इंडिया जो है वो 130th रैंक पे आता है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो सबसे आगे कौन है इन चारों में से? चाइना है, 75th नंबर पे आता है ना चाइना। इसीलिए अपन चारों को देखते हुए चाइना को चूज करेंगे कि HDI में चाइना सबसे आगे है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दो, बाकी आई डोंट थिंक कि डाउट होगा। और स्टे ट्यून्ड एंड आप लोग अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।